चलिए, तो जैसा मैंने आपसे कहा कि बहुत बड़ा हिस्सा आपके सवालों से जुड़ा होता है, इसको हम शामिल करें उससे पहले अपने ख़ास एक्सपर्ट को शामिल करते हैं चर्चा में। सबसे पहले परिचय करा दूं, हमारे साथ दो खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। हमारे साथ कीर्तन शाह साहब हैं, बहुत बहुत स्वागत कीर्तन जी। इसके साथ ही हमारे साथ पंकज मटपाल सर भी जुड़े हुए हैं। पंकज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहला जो सवाल है वो मनमीत का है और ये सवाल कीर्तन आपके लिए है। बहुत सारी जानकारियां तो इन्होंने आपको पहुंचाई हैं, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि बेटी की भविष्य की प्लानिंग करना चाहते हैं। 10,000 रुपये महीने इन्वेस्ट वो कर रहे हैं और 1 or 2 फंड्स विच कैन फेच मी 20 to 25 लाख, यानी 10 साल के प्राइम फ्रेम में 20 से 25 लाख का इनका लक्ष्य है। और अभी तक जो है वो 10,000 मंथली वो इन्वेस्ट कर रहे हैं सुकन्या समृद्धि में और बाकी डिटेल्स में भी। तो ये थोड़ा मोटा मोटी अनुमान मैंने आपको बता दिया। और इस वक्त हमारे साथ लाइव मनमीत जुड़े हुए हैं। मनमीत, पूछें अपना सवाल और बताएं आप किस तरह की वित्तीय प्लानिंग चाहते हैं। सर जी नमस्कार। जी मनमीत, पूछे क्या जानना चाहते हैं। सर मैं ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहा हूं, जैसे कि बताया सुकन्या समृद्धि और चिल्ड्रंस गिफ्ट फंड में। जी, तो मैं इसको ऑलरेडी इंक्रीज करना चाहूंगा किसी और दूसरे फंड्स के लिए, विच आई कैन 10 से 20,000 रुपए और इन्वेस्ट करना चाहूंगा। तो मुझे कुछ सजेस्ट करिए कि मेरे को एटलीस्ट मेरा टारगेट लेके चल रहा हूँ 50 to 60 लाख रुपीज। अच्छा, इन अ स्पैन ऑफ 10 to 12 ईयर्स। ठीक है, 10 से 12 साल में 50 से 60 लाख, अगर मैंने सही सुना आपसे। बिल्कुल ठीक है, 50 से 60 लाख का इनका लक्ष्य है अगले 10 से 12 सालों में। 10,000 ऑलरेडी ये सुकन्या समृद्धि में इन्वेस्ट कर रहे हैं, 10,000 और इन्वेस्ट कर सकते हैं और इनकी बेहतर वित्तीय प्लानिंग ये जानना चाहते हैं। कीर्तन जी बताइए क्या होगी इनको साल। जी, चिल्ड्रंस गिफ्ट फंड में भी जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, बाकी डिटेल्स आपने भेजी हुई है। कीर्तन जी बताइए क्या होगी इनको सलाह। मनमीत जी, सबसे पहले तो आपके पास निवेश का समय काफी अच्छा है। 10 साल काफी अच्छा है। आप किसी भी एक मार्केट कैप डिपेंडिंग आपके रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से वहां पोजीशन ले सकते हैं। दो चीजें हाईलाइट करूंगा। सबसे पहले तो अगर आपको 60 लाख रुपए इकट्ठा करने हैं 10 सालों में और मैं अज्यूम करूं कि हमें 12% तक का रिटर्न मिल सकता है, तो आपको तकरीबन 37,000 रुपीज की एसआईपी करनी पड़ेगी। 37,000 की आप एसआईपी करेंगे, 12% पे अगर उस पे रिटर्न निकलेगा तो हम 10 सालों में 60 लाख इकट्ठा कर पाएंगे। अब मान लीजिए अगर आप 60 लाख इकट्ठा करना चाहते हैं 10 सालों में, पर इमीडिएटली आपके पास 37,000 एवरी मंथ करने के लिए स्कोप नहीं है, तो स्टेप अप एसआईपी कीजिए। आज आप 20,000 से चालू करना चाहते हैं, 20,000 से कीजिए और धीरे धीरे हर साल थोड़ी सी एसआईपी बढ़ाते रहिए, तो आप अपने गोल के थोड़े से नजदीक पहुंच जाएंगे। दूसरा, आपके जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स आपने कर रखी है उसमें एक सलाह मेरी ये होगी कि अगर आपके पास 10 साल का समय है और आप तो 60 लाख जितना पैसा जमा करना चाहते हैं, तो आप शायद इक्विटी फंड में अगर एसआईपी करें तो ज्यादा बेहतर होगा हाइब्रिड फंड से। अब आप जिस चिल्ड्रन प्लान में इन्वेस्ट कर रही है, ऐसे किसी भी एक गोल्ड बेस्ड प्लान में इन्वेस्ट करते हो, तो वो एक हाइब्रिड फंड होता है जिसमें थोड़ा सा पैसा फिक्स इनकम में भी जाता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि आप अगर एसआईपी के द्वारा मार्केट में पैसा निवेश करना चाहते हैं और क्योंकि आपके पास 10 साल का समय है, एक हाइब्रिड फंड को ना चूज कर अगर आप प्योर इक्विटी फंड में पैसा निवेश करें तो शायद एक बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न आप कमा पाएंगे अगले 10 सालों में। तो इसीलिए मेरी सलाह ये है कि आप ज्यादा पैसा एचडीएफसी चिल्ड्रन गिल्ड फंड में ना डालकर आप पैसा कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी और मेरा एसेट मिड कैप में अगर स्प्लिट कर दे तो आपको एक बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न का एक्सपीरियंस हो सकता है इस नए वाले पोर्टफोलियो से। ठीक है मनमीत जी, उम्मीद है कि आपकी शंका का समाधान हो गया। आपको और कुछ जानना है तो आप पूछ सकते हैं। मैं श्योर उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। जी जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, अपने सवाल हम तक पहुंचाने के लिए। अगले जो दर्शक हैं उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए हम तक अपना सवाल पहुंचाया है और इनका नाम है हेमंत कुमार और इनका सवाल है कि वो
5 लाख रुपए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं और वो ये जानना चाहते हैं कि क्या ये जो तरीका है निवेश का वो आगे उनके लिए लाभदायक रहेगा, आगे उन्हें मुनाफा इसका मिलता रहेगा, फायदा क्या क्या हो सकता है। चलिए ये सवाल उनका पंकज जी से है। पंकज जी बताएं क्या करना चाहिए। बिल्कुल, देखिए प्रशांत जी, ऐसा है कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड गोल्ड में इन्वेस्ट करने का एक बेहतरीन तरीका है। अब गोल्ड में प्रॉफिट होगा डेफिनेटली। अगर हम लंबे वक्त की बात करें तो उम्मीद की जा सकती है कि गोल्ड रिटर्न देगा। हालांकि हम यदि कंपेयर करते हैं इक्विटी से तो ऐसी उम्मीद करना मेरे हिसाब से सही नहीं होगा कि वैसी वेल्थ क्रिएशन यहाँ पर हो सकती है। लेकिन गोल्ड को हमेशा हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन माना जाता है। महंगाई बढ़ेगी तो सोने का भाव भी बढ़ेगा, तो वो आपका प्रॉफिट है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करने का फायदा यह है, एक तो मतलब आप फिजिकल गोल्ड नहीं बाई कर रहे हैं बल्कि आप एक डिजिटल फॉर्म में बाई कर रहे हैं। और इस पर मतलब समय के साथ जब गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा वो फायदा तो होगा ही होगा, लेकिन यहाँ पर एक फायदा ये भी होता है कि 2.50% एनुअल आपको इंटरेस्ट मिलता है, यानी कि साल में 2 बार 1.25% आपको इंटरेस्ट मिलता है, मतलब 2.5% सालाना। तो ये आपका ओवर एंड अबव बेनिफिट हो गया, तो ये एक फायदा है। दूसरी बात, क्योंकि ये सॉवरेन नाम से मालूम चलता है सरकारी बॉन्ड है, तो यहाँ पर आपको रिस्क है नहीं। सोने का प्राइस बढ़ेगा वो फायदा होगा, और साथ ही 8 साल की मैच्योरिटी है और 5 साल के बाद सरकार आपको रिडेम्पशन का ऑप्शन भी देती है, यानी कि सरकार को वापस कर सकते हैं। तो ये फायदे हैं यहाँ पर। लंबे वक्त में जो सोने में हम देख रहे हैं एक आउटलुक भी पॉजिटिव है इस वक्त पर, और लंबे समय में हम उम्मीद कर सकते हैं कि करीब करीब 8-10% का एवरेज रिटर्न आप उम्मीद कर सकते हैं। साथ में जो 2.5% का ब्याज मिलेगा वो सोने पर सुहागा है। तो बिल्कुल आप निवेश कर सकते हैं गोल्ड में। मेरे हिसाब से ये सही विकल्प है। तो ये आपको एक बेहतर सलाह पंकज जी की ओर से आती हुई। अगले जो कॉलर हैं वो हैं निमाई चंद, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निमाई चंद साहब, स्वागत है आपका। पहले तो ये बताइए कहाँ से आप बात कर रहे हैं और फिर अपना सवाल पूछिए। जी निमाई जी पूछिए। सर जी, मैं राजस्थान से बोल रहा हूँ सर। जी जी पूछिए। तो सर मैं 10 ईयर के लिए लगभग 10 से 15 हजार रुपया मैं म्यूचुअल फंड में लगाना चाहता हूँ सर। तो मेरे को स्कीम चाहिए सर। ठीक है, कौन सा स्कीम ठीक रहेगा सर? ठीक है, तो 10,000 की SIP करना चाहते हैं मंथली, हाँ। अगले 10 साल के लिए। कोई लक्ष्य है आपका, कितना आप इससे चाहते हैं? कोई प्लानिंग है आपकी? किस लिए ये बचत कर रहे हैं आप? कोई आपका आगे का आपकी प्लानिंग क्या है? सर आगे के लिए सर, बच्चा के एजुकेशन के लिए सर ये। ठीक है, चलिए तो बच्चों के एजुकेशन के लिए आगे 10 साल का नजरिया चाहते हैं। 10,000 की SIP के लिए बेहतर फंड, बेहतर स्कीम इनको राय। तो पंकज जी बताइए, 10,000 की SIP अगले 10 साल के लिए इनको क्या राय होगी? इनको एक बेहतर नजरिया दीजिए। देखिए निमाई चंद जी, आपका नजरिया है 10 साल का, तो और जो ऑब्जेक्टिव बताया आपने, डेफिनेटली पैसा बढ़ना भी चाहिए। तो मैं आपको सलाह तो यही दूंगा कि इक्विटी फंड्स में निवेश करना चाहिए, और यहाँ पर इक्विटी में डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है। तो आपके लिए लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी तरह का एक्सपोजर हो, और साथ ही इंटरनेशनल इक्विटी का भी एक्सपोजर मिल सके आपको। तो मैं आपको 3 फंड्स की सलाह दूंगा यहाँ पर। एक फंड आप मल्टी कैप फंड रखिए, और वो होगा ICICI प्रूडेंशियल मल्टी कैप फंड। तो यहाँ पर आपको लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी तरह के मार्केट कैप का एक्सपोजर मिल जाएगा। साथ ही आप एक लार्ज एंड मिड कैप फंड को शामिल कीजिए, और वो होगा मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड। मैं आपको एक अमाउंट भी बता देता हूँ। तो मल्टी कैप फंड मैंने बताया, उसमें आप कीजिए 5,000 पर मंथ, अगर 10,000 कर रहे हैं तो। और मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड में 3,000 रुपीज पर मंथ। और साथ में आप एक इंटरनेशनल फंड को भी शामिल कीजिए, जैसे आदित्य बिरला सन लाइफ नेस्डैक 100 फंड ऑफ फंड्स स्कीम है, इसे आप शामिल कीजिए, और यहाँ पर 2,000 रुपीज SIP आप कर सकते हैं। ये 10,000 का मैंने एक आपको बताया है बाइफरकेशन। अगर 15 करना चाहें तो उसी रेशो में बढ़ा सकते हैं इसको आप। और मैं बता दूं आपको कि 10 साल तक यदि आप SIP करते हैं सेम अमाउंट की, तो करीब
₹22,40,000 अब इकट्ठा कर पाएंगे, अगर 12% पे मैं कैलकुलेट करता हूँ। और वहीं यदि आप इसमें स्टेप अप कर लें, क्योंकि आप जब बात करते हैं लंबी अवधि की, तो आपकी इनकम तो बढ़ेगी। उसके साथ-साथ आप अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते जाइए। तो यदि 10% से स्टेप अप करते हैं, यानी कि 10,000 की भी एसआईपी कर रहे हैं, अगले साल आप 11,000 कीजिए, उसके बाद बढ़ाते जाइए इस तरह से 10% से उसको। और इस हिसाब से करेंगे तो मैं बता दूं आपको कि 10 साल में जहां आपके 22,40,000 बन रहे थे 12% के हिसाब से, स्टेप अप करेंगे तो करीब करीब 32,70,000 के आसपास इकट्ठा हो सकते हैं। तो इसलिए आप इन स्कीम में इन्वेस्ट कीजिए और समय के साथ स्टेप अप जरूर करें। ऑल द बेस्ट टू यू। हुई एक बेहतर सलाह और सवाल भी बहुत सीधा था उनका और इसलिए बहुत आसानी हुई कि उनका लक्ष्य बहुत क्लियर था और इसके साथ ही आपको ये भी साफ तौर पर बताया कि स्टेप अप एसआईपी के फ़ायदे क्या हैं। चलिए, उम्मीद है कि आपके तमाम सवालों का जवाब आपको मिल गया हो। फिलहाल यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, फ़ौरन हाजिर होते हैं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और चलिए अपने अगले कॉलर की ओर बढ़ते हैं। हमारे अगले कॉलर हैं सीएम शर्मा। सीएम शर्मा, बताइए कहां से बात कर रहे हैं आप और उसके बाद अपना सवाल पूछिए। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून, सीएम शर्मा टॉकिंग फ्रॉम चंडीगढ़। ओके ओके, या पूछिए क्या जानना चाहते हैं। सर, हम चंडीगढ़ से मैं बात कर रहा हूँ। जी जी, पूछिए क्या जानना चाहते हैं आप। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो मेरे म्यूचुअल फंड में जो अभी मेरा इतना ये जो प्रॉफिट इकट्ठा हो गया, उसको मैं कैसे यूटिलाइज करूँ ताकि इसका इनकम टैक्स में मैं कम से कम कर सकूँ। ठीक है ठीक है, तो आपकी डिटेल्स हमारे पास है और कीर्तन जी बताइए क्या करना चाहिए। जो प्रॉफिट है इनका उसकी डिटेल भी आपके पास है और ये इसको और आगे बेहतर तरीके से यूटिलाइज करना चाहते हैं और अपनी जो टैक्स लायबिलिटी है उसे भी कम करना चाहते हैं। इसके लिए क्या सुझाव होगा? कीर्तन जी जरा अपने आप को अनम्यूट कर लें आप। सॉरी शर्मा जी, अगर आपने कैपिटल गेन्स बनाया है, जो डिटेल्स और इन्फॉर्मेशन आपने शेयर की है 12 लाख रुपए की, उस पे देखिए बहुत सारे तरीके तो नहीं है टैक्स लायबिलिटी कम करने के, पर उस पे मैं जाऊं उसके पहले एक चीज डेफिनेटली ये कहना चाहूंगा कि अगर आप सिर्फ टैक्स बचाने के लिए निवेश कर रहे या इस निवेश को किसी तरीके से मोल्ड करना चाहते तो वो गलती मत कीजिए, क्योंकि री इन्वेस्टमेंट रिस्क बहुत बड़ा रिस्क है। आप शायद टैक्स बचाने के चक्कर में इसे बेच देंगे और फिर अगर सही तरीके से या इमीडिएटली खरीद नहीं पाएंगे तो पॉसिबिलिटी है कि आप एक रैली मिस कर जाए या आप जिस भाव पे आपने बेचा था उस भाव पे आपको वापस ना मिले। तो टैक्स बचाने के लिए आप प्लीज इन्वेस्टमेंट्स को बेचे नहीं, ये ध्यान में रखकर आगे के आपके क्वेश्चन का जवाब दे रहा हूं। देखिए, आपके पास एक ही ऑप्शन है टैक्स लायबिलिटी कम करने का शर्मा जी, वो है कि हर साल आप 1 लाख रुपए तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स एग्जाम पा सकते हैं। इसका मतलब मानिए आपने 1 लाख रुपए का निवेश किया था, वो 3 लाख रुपया हो गया, और अगर आप 1 साल से ज्यादा इक्विटी में रुके हैं और अपने साल के एंड पे 2 लाख का कैपिटल या 2 लाख के इन्वेस्टमेंट वाला यूनिट्स बेच दिया, तो आपको जब 2 लाख रुपए वापस मिलते हैं जिसमें से 1 लाख रुपया कैपिटल गेन्स है, तो 1 लाख रुपया एग्जाम्प्ट है। यानी आप हर फाइनेंशियल ईयर में अपने लॉन्ग टर्म पे 1 साल से ज्यादा वाले इन्वेस्टमेंट में इक्विटी में 1 लाख रुपए तक का गेन बुक कर सकते हैं और उस पर कोई टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। पर अगर आपने लाख रुपए इन्वेस्ट किया था और अगर वो 3 लाख रुपया हो गया और आपने 3 लाख के मुकाबले सब यूनिट्स बेच दिए, तो आपको जो 1 लाख बचा हुआ है, 2 लाख का कैपिटल गेन्स हुआ, 1 लाख एग्जाम्प्ट है, 1 लाख बचा हुआ है, उस पर 10% टैक्स भरना पड़ेगा। यानी हर फाइनेंशियल ईयर में आप 1 लाख रुपए तक का अपना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स एज टैक्स फ्री बुक कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं कर सकते, उससे ज्यादा आपको टैक्स भरना ही पड़ेगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपके सवालों का जवाब आपको मिल गया हो। बेहतर तरीके से कीर्तन जी ने आपके तमाम शंकाओं का समाधान किया। अगले कॉलर की ओर बढ़ते हैं और इनका सवाल भी कीर्तन जी से ही है। किशोर शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। किशोर जी पूछिए क्या जानना चाहते हैं आप। जी सर, मैंने जो पोर्टफोलियो भेजा है 3 अलग अलग टाइम के लिए,
उसमें मुझे रीबैलेंस कैसे करूं या कैसा है मेरा पोर्टफोलियो? चलिए, आपको एक बेहतर राय देने की कोशिश करते हैं। कीर्तन जी बताइए क्या सलाह होगी इनको, डिटेल्स आपके पास हैं और ये एक अपना पोर्टफोलियो संतुलित तरीके से जानना चाहते हैं किस तरह का है, क्या इसमें कोई सुधार करना चाहिए? देखिए, आपने मुझे 2 गोल्स के बारे में जानकारी दी थी आपके क्वेश्चन के द्वारा। सबसे पहला गोल था कि आपको 10 साल के एंड में 40 लाख रुपए इकट्ठा करना है। अगर आपको 10 साल के एंड में 40 लाख रुपए इकट्ठा करना है और अगर मैं 12% का रिटर्न गिनूँ आपके इन्वेस्टमेंट पे, तो आपको तकरीबन 18,000 रुपए की एसआईपी करना पड़ेगा। वो एक हो। दूसरी आपकी रिक्वायरमेंट ये थी कि आपको 2 करोड़ रुपए इकट्ठा करना है 15 साल के बाद। अभी इस पे भी अगर मैं 12% का रिटर्न गिनूँ, तो आपको तकरीबन 42,000 रुपीज़ की एसआईपी करनी पड़ेगी 2 करोड़ रुपए इकट्ठा करने के लिए 15 साल के बाद 12% पे। तो अगर आपको दोनों गोल्स अचीव करने हैं 40 लाख रुपए 10 साल में, तो आपको 18,000 की एसआईपी और 2 करोड़ 15 साल में तो आपको 42,000 रुपीज़ की एसआईपी करनी पड़ेगी। ये हो गया आपके गोल्स को लेकर। अब अगर मैं आपके पोर्टफोलियो को देखूं, तो शर्मा जी मुझे ऐसा लग रहा है आपने बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स में पैसा निवेश करके रखा है। उतने सारे फंड्स में पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। थियोरेटिकली हमें ऐसा लगता है कि जितने ज्यादा फंड्स में हम पैसा लगाएंगे शायद उतना ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन आता है। पर इतने छोटे छोटे अमाउंट्स के अलग अलग फंड्स में निवेश करने से आप अपने पोर्टफोलियो को ज्यादा हानि पहुंचा रहे हो वर्सेस डूइंग गुड फॉर योर पोर्टफोलियो। तो मैं कुछ फंड्स को आपको एग्जिट करने की सलाह दूंगा। तो बचे हुए फंड्स में आप कंटिन्यू कीजिए और जो भी पैसा आप एग्जिट करेंगे उसको वापस री इन्वेस्ट कर दीजिए बचे हुए फंड्स में। तो मैं आपके पोर्टफोलियो को ध्यान में रखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इन 5 फंड से एग्जिट कर सकते हैं। कैनरा ब्लू चिप, यूटीआई फ्लेक्सी कैप, एचडीएफसी स्मॉल कैप, आईसीआईसीआई बैलेंस्ड और फ्रैंकलिन यूएस फीडर फंड। देखिए, ये स्कीम्स इंडिविजुअली बुरी नहीं है, पर जब मैं इसे आपके पोर्टफोलियो के कॉन्टेक्स्ट में देख रहा हूं, तो बहुत ज्यादा ड्यूप्लीकेशन है मार्केट कैप के लेवल पर, एएमसी के लेवल पर। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 5 फंड से अगर आप निकल जाएंगे और बाकी फंड्स में बने रहेंगे, तो आपको जो डाइवर्सिफिकेशन चाहिए पोर्टफोलियो में, वो अच्छी तरीके से मिल जाएगा शर्मा जी। ठीक है किशोर जी, उम्मीद करते हैं कि आपको बेहतर सलाह मिली हो और जाहिर सी बात है कि ये बात हम बार बार भी करते हैं और हमेशा इस चीज़ को उठाते हैं कि बहुत ज़्यादा फंड लेने से पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई नहीं होता है, बल्कि उसके लिए एक बेहतर रणनीति अपनानी होती है। चलिए, अगले जो हमारे दर्शक हैं उन्होंने अपना सवाल हम तक पहुँचाया। उनका नाम है नरेंद्र तनेजा, हरियाणा से हैं और इनका सवाल पंकज जी आपके लिए है और इनकी तमाम जो क्वेरीज है वो ज़रा मैं आपके सामने रख देता हूं। नरेंद्र जी का सीधा है कि एसबीआई कॉन्ट्रा म्यूचुअल फंड में इनका निवेश है और अगले 12 साल के लिए ये थोड़ा नज़रिया चाहते हैं और 10,000 के अब तक उन्होंने उस हिसाब से उन्होंने 6 लाख तक के निवेश की बात यहाँ पर रखी है और क्या 12 साल के लिए इस फंड का चुनाव सही है, ये पूछा है। पंकज जी, थोड़ा सा सवाल में थोड़ी बहुत कंफ्यूजन है और सीधा एक ही फंड को लेकर सवाल है, जरा डिकोड करें क्या होगी इनको सलाह। बिल्कुल हाँ जी, देखिए एसबीआई कॉन्ट्रा फंड जो है बेसिकली एक वैल्यू ओरिएंटेड फंड है। अब मैं यहाँ बता दूं व्यूवर्स के बेनिफिट के लिए कि जब हम बात करते हैं वैल्यू ओरिएंटेड, तो मतलब ऐसा हो गया कि इस फंड का जो निवेश है वो ऐसे शेयर्स में होगा क्योंकि अच्छे शेयर्स हैं और सस्ते भाव पर अवेलेबल हो। तो इस तरह की रणनीति होती है जब हम बात करते हैं वैल्यू ओरिएंटेड फंड्स की। और ये फंड पुराना फंड है, अच्छी परफॉर्मेंस रही है, वेल डाइवर्सिफाइड है और इसका इस वक्त पर देखें तो मेजर एलोकेशन जो है लार्ज कैप में है। तो एक अच्छी उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले समय में फंड अच्छा परफॉर्म करेगा और लास्ट में भी कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया है इस फंड ने। और अगर हम पोर्टफोलियो की बात करें तो अराउंड 86 स्टॉक्स है इस फंड के पोर्टफोलियो में, तो वेल डाइवर्सिफाइड है और जैसा मैंने कहा कि मेजर एलोकेशन लार्ज कैप में है, इनका नजरिया लंबे वक्त का है, तो मेरे हिसाब से अच्छा फंड है, बने रह सकते हैं। और साथ ही क्योंकि आपने कहा कि ऑलरेडी 6 लाख रुपए वैल्यू हो चुकी है इन्वेस्टमेंट की और 10,000 की एसआईपी चल रही है, 12 साल का नजरिया है, तो अगर मैं 12% पे कैलकुलेट करूं तो यहाँ पर लगभग आपके पास में 50 लाख रुपए तक इकट्ठा हो सकते हैं। तो बिल्कुल बने रहना चाहिए,
लेकिन अब साथ में और कौन से फंड्स इनके पोर्टफोलियो में हैं, वो भी जानकारी होती तो बेहतर होता, क्योंकि लॉन्ग टर्म में साथ में प्लस मिड कैप फंड भी हो, थोड़ा बहुत स्मॉल कैप का एक्सपोजर भी हो, तो ये बेहतर रहता है। बट इंडिविजुअली इस फंड की बात करें तो बहुत अच्छा फंड है, बिल्कुल बने रह सकते हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पर आपको एक बेहतर राय पंकज जी की तरफ से आती हुई। अगले जो दर्शक हैं उन्होंने अपना सवाल सोशल मीडिया से के जरिए हम तक पहुंचाया है। इनका नाम आर विवेक है और इन्होंने अपनी म्यूचुअल फंड की डिटेल जो है वो हमारे एक्सपर्ट कीर्तन जी तक पहुंचाई है और उम्र इनकी 57 है। अच्छा फंड सपोर्ट चाहते हैं रिटायरमेंट के लिहाज से और इसके साथ ही बाकी डिटेल्स भी उन्होंने शेयर की हैं। कीर्तन जी, क्या होगी विवेक को सलाह? कीर्तन जी, एक बार खुद को अनम्यूट कर लें। सॉरी। विवेक जी, आप सबसे पहले तो ये ध्यान में रखिए, आप अपने रिटायरमेंट के नजदीक है, तो इस समय पे पूरा 100% पैसा इक्विटी में रखना थोड़ा सा आपके इन्वेस्टमेंट को ध्यान में रखकर ठीक नहीं होगा, क्योंकि आपको इसी पैसों में से रिटायरमेंट के लिए कैश फ्लो भी चाहिए, आपके क्वेश्चन में जैसे आपने कहा हुआ है। तो जितना आप अपने रिटायरमेंट के नजदीक जाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है 2 साल से 18 महीने जब बचे हैं आपके रिटायरमेंट के लिए, इस पैसों को धीरे धीरे करके फिक्स्ड इनकम डेट फंड्स में मूव करना स्टार्ट कीजिए 100% इक्विटी से। दूसरी चीज, आपने जैसे क्वेश्चन में पूछा है, जब आप रिटायर हो जाए तब ध्यान में रखिए कि ये पूरा पैसा आप फिक्स्ड इनकम में और थोड़ा सा पैसा जिस पे आपको कैश फ्लो की जरूरत नहीं है उसे हाइब्रिड या इक्विटी में रखिए, और जो फिक्स्ड इनकम में रखेंगे डेट में, उसमें से आप कैश फ्लो SWP निकालने की कोशिश करें। ये सही तरीका है आपको रिटायरमेंट के बाद कैश फ्लो जनरेट करने का। एक प्रॉब्लम है आपके पोर्टफोलियो में, आपके पास 16 स्कीम्स है। जैसे मैंने लास्ट कॉलर को भी कहा कि आपको इतनी सारी स्कीम्स की बिल्कुल जरूरत नहीं है, तो 16 स्कीम्स बहुत ही ज्यादा ओवरली डाइवर्सिफाइड है। इसलिए क्योंकि आपको थोड़ी सी स्कीम्स में से ऐसे भी एग्जिट करना है, क्योंकि आप रिटायरमेंट के नजदीक है, तो इन 5 स्कीम से आप एग्जिट करने का पहला स्टेप डेफिनेटली ले सकते हैं। आप आदित्य बिरला फ्रंटलाइन, HDFC हाइब्रिड, कोटक फ्लेक्सी कैप, HDFC मिड कैप और कोटक बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज, इन फंड से एग्जिट कर जाइए टू स्टार्ट विद। जितना भी पैसा मिल रहा है बचे हुए फंड्स में इक्वली डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि जब मैंने इन 5 फंड्स को आपके पोर्टफोलियो से निकाला तो मोटा मोटा आपका एलोकेशन लार्ज कैप मिड कैप में अच्छा सा रह रहा है, स्मॉल कैप में एकदम कम हो गया है, और हर मार्केट कैप में दो फंड्स तो एटलीस्ट है, जिससे एक AMC बाइफरकेशन भी हो रहा है और मार्केट कैप लेवल बाइफरकेशन भी हो रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है टू स्टार्ट विथ इन 5 फंड से निकल जाइए, और जैसे ही आप अपने रिटायरमेंट के नजदीक आएंगे, इन फंड्स को धीरे धीरे करके बेचकर फिक्स्ड इनकम में आ जाइए। बिल्कुल, तो विवेक जी, आपको बेहतर सलाह दी गई है और बार बार हम यही कह रहे हैं कि ढेर सारे फंड को पोर्टफोलियो में जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्वालिटी फंड्स को जोड़िए, एक बेहतर पोर्टफोलियो बनाइए हमारे साथ। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगले जो हमारे दर्शक हैं सूरज तिवारी, इनका सवाल भी सोशल मीडिया से हमारे पास आया है। पंकज जी, ये सवाल आपके लिए है। सूरज तिवारी ने अपने म्यूचुअल फंड की डिटेल सामने रखी है और इसके साथ ही वो ELSS स्मॉल कैप ELSS फंड ऐड करना चाहते हैं। क्या होगी इनको सलाह और इनके फंड कैसे हैं? देखिए, फंड्स की बात करें तो यहाँ पर 2 फ्लेक्सी कैप फंड हैं, नावी फ्लेक्सी कैप और एक्सिस फ्लेक्सी कैप फंड, और साथ ही एक सेक्टरल फंड है, टाटा डिजिटल फंड। अब इनका गोल क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव है, वो जानना बहुत जरूरी है। बट यहाँ बात करें तो थोड़ा सा पोर्टफोलियो सही से डाइवर्सिफाइड नहीं है, एक ही कैटेगरी की 2 स्कीम्स हैं। तो एक तो मैं कहूंगा कि अगर एग्जिस्टिंग फंड की बात करें तो एक्सेस फ्लेक्सी कैप फंड को स्विच कर सकते हैं एक्सेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज में, जो कि एक लार्ज एंड मिड कैप फंड है। वो बेहतर होगा परफॉर्मेंस वाइज भी, और इनके पोर्टफोलियो को थोड़ी सी स्टेबिलिटी मिलेगी। बाकी फंड्स में कंटिन्यू कर सकते हैं। और जो नए फंड्स की बात कर रहे हैं कि स्मॉल कैप फंड और ELSS, तो मैं फंड के नाम बता देता हूँ डायरेक्टली। यदि हम बात कर रहे हैं स्मॉल कैप की, तो यहाँ पर एक्सिस स्मॉल कैप फंड या फिर निकोमा इंडिया स्मॉल कैप फंड कंसिडर किया जा सकता है। और ELSS की कैटेगरी में मेरे एसेट टैक्स सेवर या फिर मोतीलाल ओसवाल ELSS टैक्स सेवर फंड, इनमें से कोई भी फंड ले सकते हैं। तो थोड़ी सी बदलाव की मैंने सलाह दी है पोर्टफोलियो में। बाकी जो 2 कैटेगरी की बात की है, वहां पर एक एक फंड आप चुन सकते हैं।
ठीक है, तो उम्मीद है सूरज आपकी तमाम सवालों का जवाब आपको मिल गया होगा। चलिए अगले जो हमारे दर्शक हैं आर के वर्मा, जिन्होंने सोशल मीडिया के जरिए हम तक सवाल पहुंचाया है। कीर्तन, ये सवाल आपके लिए है। 44 साल उम्र है इनकी और इनकी योजना है 10 साल लार्ज और फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट करने की और 15 साल मिड और स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करने की, और बाकी डिटेल्स भी इन्होंने रखा हुआ है। और इनका लक्ष्य जो है 8 करोड़ का है चिल्ड्रंस के, न सिर्फ स्टडी के लिए बल्कि उन्होंने अपनी रिटायरमेंट की भी प्लानिंग इसमें रखी हुई है। बताइए क्या होगी इनको सलाह, बाकी डिटेल्स आपके सामने है। वर्मा जी, सबसे पहले तो अगर आपको 8 करोड़ रुपए इकट्ठा करने हैं 15 साल में भी, तो आपको 1,70,000 रुपीज के SIP की जरूरत पड़ेगी। आप ऑलरेडी 1,10,000 जितनी SIP कर रहे हैं और आपने ये इंटेंट भी मैसेज में दिखाया है कि आप और SIP बढ़ाने के लिए ओके है, तो आपको SIP 1,70,000 तक लेके जानी पड़ेगी, तब जाकर आपको 8 करोड़ रुपए इकट्ठा होंगे 15 सालों में। वो आपके फाइनेंशियल प्लानिंग से रिलेटेड। अब देखिए, अगर मैं फंड्स की बात करूं तो कुछ ऐसे फंड्स हैं जो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा ओवरलैप हो रहे हैं आपके पोर्टफोलियो में, वन। और एक स्पेसिफिकली एक फंड है जो थीमेटिक सेक्टोरियल फंड है, जो मैं बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं हूं, क्योंकि एज अ रिटेल इन्वेस्टर आपको ये समझना जरूरी है कि ये सेक्टर्स साइक्लिकल होते हैं। कुछ समय ये बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, पर उसके बाद एक बड़ा लंबा सा एक लैग पीरियड आ जाएगा जब ये परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो एज अ रिटेल इन्वेस्टर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप सेक्टर को अच्छे से टाइम कर पाएंगे और निकल पाएंगे, तो ही इस फंड में बने रहिए, वरना नहीं। इन दोनों चीजों को ध्यान में रखकर 3 फंड्स को एग्जिट होने की सलाह दूंगा। एक तो एक HDFC डिफेंस फंड, दूसरा बंधन ELSS अगर आप लॉक इन पीरियड के बाहर है, और तीसरा है महिंद्रा मल्टी कैप। अगर आप इन तीनों फंड्स में से बाहर निकल जाएंगे तो मुझे ऐसा लग रहा है बचा हुआ पोर्टफोलियो आपका अच्छे से लार्ज मिड स्मॉल में डाइवर्सिफाइड है। मिड में थोड़ा सा कम है, तो उसमें आप ये फंड्स बेचने के बाद जो भी पैसा इकट्ठा होगा उसे आप मेरा मिड कैप में ऐड कर दीजिए, तो आपका पोर्टफोलियो लार्ज मिड स्मॉल में अच्छी तरीके से बैलेंस आउट हो जाएगा। हाँ जी, उम्मीद है कि आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया हो। अगले जो दर्शक हैं उन्होंने अपना सवाल सोशल मीडिया के जरिए पहुंचाया है। पंकज जी, ये सवाल आपके लिए है। गोलू हैं, गोलू पॉल, और इनका सवाल जो है उसकी तमाम डिटेल्स इन्होंने दी हुई है। इनके पास भी ढेर सारे फंड मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। अब इनका सवाल यही है, कौन सी SIP बंद करूँ, कौन सी जारी रखना चाहिए, और बाकी डिटेल्स पंकज जी आपके पास है। बताइए क्या होगी गोलू को सलाह। प्रशांत जी, देखिए, गोलू जी ने एक बात खुद समझ ली है कि उनके पास फंड्स बहुत ज्यादा हैं। उन्होंने अपने आप खुद कहा है कि मुझे फंड्स कम करने हैं। तो मैं वो फंड्स बताता हूं जहां पर गोलू जी को कंटिन्यू करना चाहिए। बाकी जो बचे वहां से वो एग्जिट कर सकते हैं, अपनी SIP का जो अमाउंट है उन्हें इन स्कीम में डाइवर्ट कर सकते हैं। तो ICICI प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप फंड, क्योंकि 16,000 की टोटल SIP चल रही है, तो मैं अमाउंट बता दूंगा कि किस स्कीम में कितना करना है। तो ICICI प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप फंड जो है, इसमें 4,000 रुपीज की SIP करें। साथ ही निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड जिनके पास है उसमें भी 4,000 करें। बल्कि मतलब चारों स्कीम में मैं बताऊंगा तो 4,000 की SIP की जा सकती है। एक्सिस स्मॉल कैप फंड, उसमें भी 4,000 रुपीज की SIP कर लें। अब कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड जो एक मिड कैप फंड है इनके पोर्टफोलियो में, उसमें भी 4,000। तो एक लार्ज कैप फंड, एक मिड कैप, एक स्मॉल कैप और साथ ही फ्लेक्सी कैप, सिर्फ इन 4 फंड्स को रखें और उनमें अमाउंट को बढ़ा दें। आपके फंड्स में से ये एग्जिट कर जाए तो उनका पोर्टफोलियो एक वेल डाइवर्सिफाइड और थोड़ा बैलेंस हो जाएगा। ये इनके लिए मेरी सलाह है। साथ ही गोलू जी को ये भी कहूंगा कि यदि आप कंटिन्यू रखते हैं अपने इन्वेस्टमेंट को 16,000 एवरी मंथ, तो 10 साल में करीब 36 लाख रुपया इकट्ठा कर सकते हैं। और यही 15 साल की बात करें तो अमाउंट ऑलमोस्ट डबल हो जाता है, 76 लाख रुपीज आता है यदि मैं 12% पे कैलकुलेट करता हूं। तो लंबे समय की प्लानिंग कीजिए और साथ में स्टेप अप भी करते रहिए, तो आप एक अच्छी खासी राशि जुटा पाएंगे। बिल्कुल, तो गोलू जी आपको निवेश के बेहतर टिप्स यहाँ मिले हैं, उसका ख्याल रखिए। फिलहाल अपने दोनों खास एक्सपर्ट कीर्तन जी और पंकज जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे बेहतरीन तरीके से सलाह देने के लिए और हमारे दर्शकों का पोर्टफोलियो बनाने के लिए। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के उस पार बहुत खास बातचीत आप देखना मत भूलिएगा।
महेंद्र जाजू के साथ हमारी सहयोगी कविता थपलियाल की निवेश को नए साल में निवेश को लेकर बहुत ही अहम सवालों के जवाब जानने की कोशिश की और बहुत अहम बातचीत है। ये पूरी बातचीत जरूर सुनिएगा ब्रेक के बाद।